इतना सारा वेरिएशंस है म्यूज़िक में, तो आपने ख्याल और ठुमरी इस पे क्यों मेन फोकस किया? ख्याल गायकी में भी घराने होते हैं, ठुमरी में भी अंग होते हैं। ठुमरी के साथ ऐसा है क्या कि वो जो श्रोता है उनको लगने में सिंपल लगती है? जो भी आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उसमें यदि आपको सही मार्गदर्शन मिले। तो मैम गुरु कैसे ढूंढे, कहाँ से मिले? जो मंच पे तो शायद उन्होंने अपने लिए इतना नाम न बनाया हो, लेकिन उन्होंने असंख्य लोगों को सिखाया। आपको तानपुरा आना बजाना भी चाहिए, क्या तबला भी आपका नॉलेज में होना चाहिए? तानपुरा केवल बजाना नहीं पर मिलाना, और आप तो जानती हैं क्योंकि आप म्यूजिक सीख भी रही हैं। कितनी तैयारी, कब समझ में आएगा कि अब हम स्टेज पर उतर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिशन में तो ये है कि जब गुरु आपको इजाज़त देता है। क्या करने में वो एक रियाजी आवाज़? आप सोचेंगे कि मैं कंजूसी कर रही हूँ। आपके जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, वो बेस्ट आपको जानते हैं। कैसे हमें अपना वॉइस कैसे पहचानना है? गुरु की बताई हुई तरकीब तो आपने ज़रूर अपनानी चाहिए, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द क्राफ्ट एंड द टेक्निक। Hey guys, welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं इंडियन क्लासिकल पॉप सिंगर, जो कि क्लासिकल, दादरा, ठुमरी, ख्याल, इनका अलग ही कॉम्बिनेशन पॉप म्यूजिक के साथ करती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉल जैसी क्यूट एंड ब्यूटीफुल पद्मश्री शुभा मुद्गल जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, यू लुक सो प्रिटी, क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड जस्ट लाइक अ डॉल। मतलब मन नहीं भरता आपको देख के। ये तो आपका स्नेह है, प्रेम है, नहीं तो बुढ़ापा तो बहुत बिल्कुल छलांगे लगाता हुआ आ रहा है। मैम, बट आप बहुत क्यूट दिखते हैं। जब Thank ये you. मतलब मैं बचपन से आपको सुनते आ रही हूँ एंड यू हैव बीन लाइक सेम। बस अगर मैं ग्रे हेयर को नहीं मेंशन करूँ तो जस्ट सेम। हाँ, वो भी ग्रे हेयर भी बड़े बड़े पूरी मतलब खेती आ रही है उसकी। सो मैम, हाउ यू फीलिंग इन भोपाल? भोपाल से मेरा एक्चुअली काफ़ी अच्छा परिचय है। दशकों पहले मैं सबसे पहले भोपाल में गाने आई थी। एक कार्यक्रम होता था भारत भवन की ओर से, जिसका शीर्षक था आरंभ। उसमें नवोदित कलाकारों को बुलाया जाता था, तो उसमें सबसे पहले गाने में आई थी। तो उस समय मैंने मंच पर गाना शुरू किया ही था, तो बड़ी नर्वसनेस भी होती थी, एक्साइटमेंट भी होता था। यहाँ आके जो स्टेज बना था आरंभ का, वो जो आपका लेक है, उस पे एक एम्फी थिएटर था। तो इतना खूबसूरत माहौल था कि एक तो भारत भवन जैसी बड़ी संस्था, फिर वो खूबसूरत एटमॉस्फेयर, माहौल, और भोपाल के सुनने वाले अच्छी तादाद में आते हैं सुनने के लिए। तो मेरी खुशकिस्मती रही है कि उस समय से लेके अब तक मुझे श्रोताओं का प्रेम मिला है, आशीर्वाद मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि उसके योग्य बनी रहूँगी। हम सभी नवोदित कलाकार कहीं ना कहीं भारत भवन को जरूर चाहते हैं कि वहाँ जाएं, क्योंकि वो एक लॉन्चिंग पैड की तरह है। बिल्कुल 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 जी। मैम, इतने सारे टाइप्स हैं, घराने हैं, तो और इतना सारा वेरिएशंस है म्यूजिक में, तो आपने ख्याल और ठुमरी इस पे क्यों मेन फोकस किया? हर ख्याल में भी ख्याल गायकी में भी घराने होते हैं, और ठुमरी में भी अंग होते हैं, जैसे पूरब अंग या पंजाब अंग। तो स्टाइल्स अलग अलग होते हैं दोनों ही फॉर्म्स में। और मुझे, न केवल मुझे, लेकिन मेरे माँ पिताजी को भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रुचि थी। और मेरी खुशकिस्मती थी कि इलाहाबाद में, जहाँ मेरे पेरेंट्स पढ़ाते थे विश्वविद्यालय में, वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान और रचयिता और गुरु पंडित रामाश्रय झा रामरंग म्यूज़िक डिपार्टमेंट में थे। तो एक तरह से मेरे पेरेंट्स और गुरुजी कॉलीग्स थे। तो जब मैंने सीखना शुरू किया, उनकी एक शिष्या के पास मैं स्कूल में सीखती थी, कॉलेज में सीखती थी। उन्होंने मेरे पिताजी और माँ से कहा कि इसको आप गुरुजी के पास ले जाइए। तो मेरे पेरेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी बेटी को आप सिखा दीजिए।
मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उसी शहर में थी जहाँ एक इतना बड़ा विद्वान इतने लोगों को सिखाता था और उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया। हम ठुमरी के साथ ऐसा है क्या कि वो जो श्रोता है उनको लगने में सिंपल लगती है, पर क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरह का उसी सेम रेपिटेशन होता है डिफरेंट तरह से, तो इसीलिए क्या वो एक बेस बन जाता है किसी एक हायर लेवल पे पहुंचने के लिए, अगर आपको म्यूजिक में वो परफेक्शन चाहिए तो? नहीं, परफेक्शन तो देखिए जो भी आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उसमें यदि आपको सही मार्गदर्शन मिले, आप निरंतर प्रयास करते रहें, परफेक्शन तो किसी को नहीं मिलता और परफेक्शन की खोज में पूरा जीवन निकल जाता है। तो वो किसी भी फॉर्म को आप परस्यू करें वो चलता है। लेकिन ठुमरी आसान नहीं है और ठुमरी एक तरह से उन्हीं आधारों पर टिकी हुई है जिन पर ख्याल या ध्रुपद यानी राग और ताल और साहित्य। हम लिरिक्स गाते हैं तो साहित्य है, हम रागों में ठुमरियाँ गाते हैं तो राग है और तालों में निबद्ध है तो ताल गाते हैं। सिर्फ उसकी दिशा थोड़ी सी अलग है। ख्याल या ध्रुपद गायकी में राग के प्रति नियमबद्धता बहुत ही सर्वोपरि है। ठुमरी में भाव बताने के लिए, यानी मैं अगर कह रही हूँ कि कौन गली गयो श्याम, तो ढूंढने की, ठाकुर को ढूंढने की जो का जो भाव है वो जब बताते हैं हम, तो अगर हम राग के नियम से हट के किसी दूसरे नियम में जाना चाहें तो वो ठुमरी आपको वो लाइसेंस देती है। ख्याल या ध्रुपद नहीं अलाउ करता है। लेकिन राग का नियम तो आपने सीखना ही होता है। आप नियम तोड़ेंगे कब? जब आपको नियम पता है तभी तो तोड़ सकते हैं और फिर वापस उस नियम में आ सकते हैं। तो एक तरह से उनका आधार वही है जो कोई और फॉर्म का हो। लेकिन साहित्य प्रधान, शब्द प्रधान गायकी है ठुमरी की, इसलिए उसमें शब्दों द्वारा हम आगे बढ़त और विस्तार करते हैं। हम तो ये खुद को कैसे समझ में आएगा कि हमें किस टाइप ऑफ म्यूजिक में जाना चाहिए कि हम इसमें गए तो हम एक्सेल कर पाएंगे, या हमारा फ्लेवर क्या है, कैसे समझ में आएगा? एक्सेल का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आपको ये नहीं बताएगा कि आप ये गाएंगे या बजाएंगे या स्टडी करेंगे तो आप एक्सेलेंट होंगे। आपके मन के अंदर, आपके हृदय में किस चीज़ के लिए रुचि बनती है। शायद आपको लगेगा कि ये बहुत ही कोई आइडियलिस्टिक, अनरियल चीज़ मैं कह रही हूँ, लेकिन उसी तरह जिस तरह भाषा तो हम सभी सीखते हैं, उस भाषा का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये तो हमारी अपनी रुचि, अपना अंदाज, हम किस जगह में पले बढ़े हैं, किसने हमें सिखाया है, हम किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डायलेक्ट्स कौन सी हैं, वैसे ही हमारी भाषा और एक्सप्रेशन बनता है। तो उसी तरह सुनना सब कुछ चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और जितना आज के ज़माने में तो घर बैठे आप इतना कुछ सुन सकते हैं। आपको भारतीय संगीत ही नहीं, पूरे विश्व का संगीत आप सुन सकते हैं। और हो सकता है कि आपके मन में भारतीय संगीत के प्रति कोई रुचि ना हो, किसी दूसरे देश के संगीत के प्रति रुचि बन जाए। और व्हाट एन एक्साइटिंग वर्ल्ड दैट इज़। कितने आनंद की बात है ये कि आज के दौर में हमारे लिए संभव है। तो एक्सेल करेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे यदि आप टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एक्सेलेंस आप जा रहे हैं तो वो मदद बन जाती हैं आपके लिए, एक सहारा बन जाती हैं। घर में क्या माहौल है, माँ पिता परिवार आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं, कि केवल हमारे देश में तो ऐसा बहुत होता है और विशेषतर महिलाओं के लिए कि भाई थोड़ी देर के लिए गाना बजाना सीख लो, उसके बाद छोड़ो, अब हाँ कुछ करियर ढूंढो, घर बसाओ, कुछ करो। तो अगर परिवार साथ ना दे तो डगर और भी कठिन हो जाती है। गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। गुरु उधार मिले, आपको दे और आप उनकी बात सुने। ऐसा भी बहुत होता है कि थोड़ा बहुत गाने लगते हैं तो शहर के ही लोग आपके कहने लगेंगे, अरे वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो। लेकिन वो गुरु होता है जो बताता है कि नहीं भैया ठीक है, तालियां मिल रही हैं लेकिन अभी करने को बहुत कुछ है। असलियत बताता है। हाँ, और मतलब
आपके पाँव ज़मीन पे रहने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आज तालियां पड़ गई तो कल भी पड़ेंगी। तो मैम गुरु कैसे ढूंढे, कहाँ से मिले और हमें कैसे पता चले ये हमारे लिए गुरु परफेक्ट है? बिकॉज मैं इनिशियली मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से चाहती थी म्यूज़िक सीखना, बट मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मतलब माय फादर वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट और थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का बैकग्राउंड, म्यूज़िक दूर दूर तक मतलब है ही नहीं। तो मेरा तो मन था मैं सीखूं, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन कोई ऐसे अवेलेबिलिटी कि कोई गुरु, अब मैं क्योंकि बीइंग अ किड अगर मैं सोचूं कि मुझे कोई सिखाए, है ना, मैं बोलूं पापा को पापा मुझे सीखना है, तो ही विल ब्रिंग सम टीचर, है ना, कि ये सिखाएंगे, ठीक है। वो टीचर से मतलब एक जो गुरु होता है, मतलब ही ऑल्सो डजंट नो, बिकॉज आप कैसे समझेंगे कि कौन है परफेक्ट गुरु। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम शायद मैं इसीलिए ही नहीं सीख पाई कि मुझे नहीं मिला, या कई बार हमें पड़ोस में ही मिल जाता है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, Yes. है ना। तो वो अगर अब पर्पजली कोई चाहे तो हम कैसे जज करें कि हु इज द राइट गुरु? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे बहुत विद्वान कलाकार हैं जो मंच पे तो शायद उन्होंने अपने लिए इतना नाम न बनाया हो, लेकिन उन्होंने असंख्य लोगों को सिखाया और प्रेम से सिखाया। अपनी यदि बात मैं आपको निजी जीवन की बताऊं तो मैं इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी परवरिश हुई। और जब मैंने सीखना शुरू किया, मतलब वोकल म्यूज़िक की तालीम जब मैंने लेनी शुरू की, तो ज़्यादातर लोग 5-6 साल की उम्र में सीखना शुरू करते हैं। मेरी संगीत की तालीम लगभग 16-17 साल की उम्र में हुई। लेकिन उस समय में गुरुजी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हेड थे, तो सारा मतलब हर रोज़ तो वो डिपार्टमेंट में रहते थे, तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी सीखना चाहे वो मेरे पास संडे को आए। संडे को मेरे पिताजी या मेरी माँ मुझे सुबह 4-4:30 बजे उठा के, पिताजी के पास स्कूटर था, उस पर बिठा के मुझे ले जाते थे सिखवाने के लिए। गुरुजी के पास बहुत बड़े बड़े कलाकार और बहुत सीनियर लोग आते थे सीखने के लिए। मानिए कि मैं ऐसे समय पे पहुंची जब 2 लोग और 2 मिनट पहले मुझसे पहुंच गए हैं। अब वो पहले सीखेंगे क्योंकि वो पहले आए। अच्छा। और यानी उनको सिखाएंगे गुरुजी कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा सिखाएंगे एक एक को, तो 3 घंटा मैं बैठी हूँ, सुन रही हूँ दूसरे की तालीम। और हो सकता है कि गुरुजी उस दिन कहें कि भाई आज थक गया गला, आज अभी हम नहीं कराएंगे, अगली बार आना। अगली बार क्या परिस्थिति होगी वो नहीं पता। अगर मैं उस समय पे कहती कि मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं, और अगर मेरे पिताजी और माँ भी यही कहते कि ये क्या भाई, हम 4 बजे सुबह उठा के हम इतनी दूर आए हैं, हमको कुछ मिला ही नहीं, बावजूद इसके कि मुझे बहुत कुछ मिला, बड़े लोगों की तालीम सुनने का अवसर मिला। लेकिन उस वक्त तो हम चिढ़ सकते हैं ना कि क्योंकि अपनी समझ भी कम होती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। मैंने तो आपको एक ही उदाहरण दिया, लेकिन एक निष्ठा होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम ट्रांजैक्शनल उसे बना दें। मैंने इतने पैसे दिए तो मुझे तो मिलना ही चाहिए। हालांकि मेरे किसी भी गुरु ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया सिखाने के लिए। और इसीलिए अनीश और मैं अब जब सिखाते हैं तो हम किसी से कोई फीस नहीं लेते। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में गए जहाँ पे हर टीचर के लिए कोई फ़ी होती ही है, तो हम उसे नहीं कहते कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी एक दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू डू, वेरी पोलाइट थिंग टू डू। लेकिन अपने पास जो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं बच्चे, हम उनसे कुछ नहीं लेते। ये जो संबंध है ना, ये ट्रांजैक्शनल नहीं है केवल, इसमें एक रिलेशनशिप बनती है जिसमें आप कहते हैं ये व्यक्ति मुझे दिशा दिखाएगा या दिखाएगी। इसलिए एक उस ह्यूमिलिटी के साथ जाना होता है। उसका ये मतलब भी नहीं है कि जो आप जिसके पास आप जा रहे हैं वो ये समझे कि वो आपको कुछ भी कैसे भी आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं। शोषण नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। गुरुत्व इसी में है कि नहीं हो ऐसा। तो
आपकी बात सही है कि गुरु के चरणों में पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इस बात को समझ के जाएं कि मैं इनके पास हाथ फैला के आई हूँ, बेशक आप फीस देती हो, फिर भी वो जो दे रहे हैं आपको वो उससे परे है, तो वो थोड़ा सा अपने को समझना पड़ता है। और मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं संगीतज्ञों के परिवार की नहीं हूँ, तो मुझे भी लगता था, गुरुजी डांट देते थे सबके सामने, झड़क देते थे सबके सामने, तो मैं घर जाते वक्त कहती थी कि मैं कल अगली बार नहीं आऊँगी। मेरे को इतनी डांट पड़ी है सबके सामने, पब्लिकली मुझे खूब सुनाई है खरी खोटी, अब मैं नहीं जाऊँगी। और मेरे पिताजी कहते थे गलती तो तुम्हारी थी, तुम जो करके कहा, उन्होंने जो कहा था करने के लिए उसका रियाज किया नहीं, सारा वीक तुम मस्ती में घूम रही थी इधर उधर, तो कहाँ से होगा, डांट तो पड़ेगी। जिस दिन तुम करके जाओ और फिर डांट पड़े तो फिर सोच सकते हैं कि भाई तुम मत जाओ, हमारा क्या बिगड़ता है। और मैं हर बार वापस जाती थी। जी मैम, इसमें अभी जो मैं एक देख रही हूँ कि कमर्शियलाइजेशन बहुत है, या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कह दें। जो गुरु शिष्य परंपरा जो हुआ करती थी वो समवेयर इज़ मिसिंग नाउ डेज। और मुझे लगता है कि जैसे जब मैं सीखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो वही होना चाहिए कि मैं बस बैठी हूँ ऑल द टाइम अपने गुरु के पास, एंड वो मुझे सिखा रहे हैं। और वो क्योंकि अगर हम जैसे आजकल ऑनलाइन हो गया है, या हम इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चे हैं साथ में, तो कैसे पता चलेगा कि हम गलत गा रहे हैं या हम गलत कुछ कर रहे हैं, हम गलत बजा रहे हैं। तो वो जो गुरु शिष्य परंपरा के कम होने से जाने से क्या कहीं ना कहीं उतना म्यूज़िक का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है जो कि अदरवाइज़ होता? मैं आपके साथ अग्री नहीं कर सकती पूरी तरह से, और एकदम आपकी बात को नकार भी नहीं सकती हूँ। आप मेरे साथ कभी चलिएगा अलग अलग शहरों में, कभी आपको समय मिले तो, एक से एक गांव, शहर, बड़े शहर, मेट्रोपोलिस में आपको एक से एक लोग मिलेंगे जो जी जान लगा के सिखा रहे हैं और जी जान लगा के बच्चे सीख रहे हैं। हम दोनों के ही पास कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनके लिए आसान नहीं है। वो कोई बहुत समृद्ध परिवारों के नहीं हैं, उनके गार्डियंस उनको लेके आते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं कि वो मुंबई में या दिल्ली में जहाँ भी हम हैं वो सीखने आएँ। आसान नहीं है, बच्चा अकेले रहता है, वो भी आसान नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेनिंग और प्रत्यक्ष गुरु के सामने बैठ के सीखने में, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके में मैंने सीखा है, मैंने यूनिवर्सिटी में एमए किया म्यूज़िक में, अनीश ने, उनके पास पीएचडी है मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो हमने दोनों का लाभ लिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग का भी और गुरु शिष्य परंपरा का भी। गुरु शिष्य परंपरा की जो मुझे लगता है विशेषता है वो ये है कि आप अपने सिखाने का जो स्टाइल या सिलसिला है उसे आप हर शिष्य के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसको क्या चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं, उसके लिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत मुझे लगता है रिव्यू की ज़रूरत है। आम तौर पे एक यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, उसमें 45 मिनट का क्लास होता है ना? सही कह रही हूँ? 45 मिनट के क्लास में जब आप आते हैं तो तानपुरे तबले मिलाने के लिए 15-20 मिनट तो लगेंगे ही, 10 मिनट तो लगेंगे। बचा क्या आपके पास? अब 35 मिनट बचे आपके पास या 30 मिनट। उसमें आपके पास अगर 5 से 10 स्टूडेंट्स हैं, जब तक आप उनको गवाएंगे एक अलग अलग, आपकी क्लास ख़त्म। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब एक कॉलेज म्यूज़िक की क्लास इंक्लूड कर रहा है तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि म्यूज़िक की क्लास 1.5 घंटे की कर दी जाए? ये तो छोटी सी चीज़ है, इसमें तो कुछ धन इत्यादि का कुछ वो ही नहीं कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन वहाँ नियमबद्धता ज़्यादा होती है। गुरु शिष्य परंपरा में एक और जो विशेषता है कि जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो न केवल आपको राग ताल की समझ होती है, आप कैसे गाएं, पर आपको उस ईथॉस में, उस माहौल में बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर कलाकार आए, आप मंच पे बैठे हैं, आप तो बहुत जूनियर हैं,
गा रहे हैं, एक कोई बड़ा दिग्गज कलाकार लेट पहुँचे, तो क्या आप अपनी आंखें बंद करके उनको ये दिखाएंगे कि आपने देखा ही नहीं, या आप उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करेंगे? और वो कैसे करेंगे ताकि कार्यक्रम का जो रॉ है वो भी ना टूटे, और जो कलाकार है उसको भी आप यथा योग्य सम्मान दें। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और वो कैसे सिखाई जाती हैं? कभी तो गुरु कहते हैं कि ऐसे करिए, कभी ये होता है कि आप उनको देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और उनसे सीखते हैं। तो ये दोनों के स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों की लिमिटेशंस हैं, और हमें ये देखना है कि आज के दौर में नथिंग कैन बी रिटन इन स्टोन। अगर एक परंपरा ऐसी है जो बिल्कुल ठस है, जड़ है, तो आप वो फिर जीवंत नहीं होगी। आज की परिस्थिति में, आज के माहौल में, जहाँ एक लड़की मुझसे सीखने के लिए आ रही है गुड़गांव से, 1.5 घंटा लगता है उसको एक तरफ आने में, 1.5 घंटा लगेगा वापस जाने में। उस बीच में मैं कहूँ कि अरे भाई आज तो मेरा मूड नहीं है, मैं आज थोड़ा सा मेरे सर में दर्द हो रहा है, चलो मैं थोड़ी देर लेट लूँ, उसके बाद तुमको सिखाऊंगी, ये नहीं संभव है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो लड़की जब 3 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बैठूं और उसको सिखाऊं, और जी जान लगा के सिखाऊं। तो वी आर ऑल ग्रैपलिंग विद दीज चेंजेस। हम पर निर्भर है कि हम कैसे उनको नेगोशिएट करें। और दोनों जगहों में स्ट्रेंथ्स हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग में भी और गुरु परंपरा में भी। तो दोनों में परिवर्तन लाने पड़ेंगे। परिवर्तन आ रहे हैं, हम चाहे ना भी चाहें तो आते हैं। मैम कल जो है मैंने आपसे भी एक ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब मैंने बहुत सारे ये जो क्लासिकल ये शोज़ देखे हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो कई बार बैठे हैं, तो हाँ ऐसा कुछ आज्ञा लेते हैं गुनीजन। लेकिन जो आपने जो कल जो किया, पहले इधर फिर जो पीछे 2 तानपुरा लेके जो कन्याएं बैठी थी उनको, मतलब मुझे ये लगा कि वाओ, मतलब दैट वाज, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि हाँ वो जो पीछे 2 तानपुरा वाले उनको भी ऐसे करना है। एंड मैं उस चीज़ को अब दिमाग में रखूँगी, मतलब आई हैव लर्नड दैट। तो मतलब गुरु का इतना बड़ा योगदान होता है लाइफ में कि आप उनको सिर्फ देख के, बिना उनसे संपर्क साधे भी, मतलब कितना कुछ सीख सकते हैं। देखिए, तानपुरा जो हमारा इस संगीत के लिए ना बहुत ही अत्यावश्यक है, एक बिल्कुल उसके बिना काम नहीं चलता। आप देखेंगे कि किसी भी कार्यक्रम में जब तक तानपुरे का सुर न छिड़े हम गा नहीं सकते। तो जो इंस्ट्रूमेंट मेकर होता है उसका योगदान हमारे कार्यक्रम में कितना होता है। जिसने वो तानपुरे बना के दिए, मैं तो बना नहीं सकती, मुझे तो वो हुनर है ना वो तालीम है। तो मुझे लगता है कि जब मैं इंस्ट्रूमेंट मेकर्स से मिलती हूँ तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है कि इनके वजह से इस तानपुरे को जो मैंने हाथ में लिया है उससे मुझे समाज कितनी इज़्ज़त दे रहा है। तो इनकी इज़्ज़त तो मैंने सबसे पहले करनी चाहिए। और अगर मैं तानपुरा वादकों को ये सोचूंगी, ये तो 2 स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या एक्नॉलेज करना, लेकिन उनके आधार पे मेरा पूरा कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह मेरे साथ जो संगत कलाकार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। जब शास्त्रीय संगीत की विशेषता क्या है, जो बंदिश है वो तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, उसको इतने लंबे समय तक हम उसका विस्तार और बढ़त कैसे करते हैं। एक म्यूज़िकल, इट्स लाइक अ म्यूज़िकल सीड। जो बंदिश है वो छोटा सा बीज होता है, उस बीज को अंकुरित करना होता है हर बार हमने अपनी तालीम से, अपने रियाज से और अपनी वर्चुअसिटी जो हमारा एक अपना एक हुनर है उससे। और वो हम स्पॉन्टेनियसली करते हैं मंच पर बैठ के। अगर अनीश जी चाहें या जो भी तबला मेरे साथ संगत कर रहे हैं वो 2 मिनट में बिगाड़ सकते हैं कार्यक्रम। और उसी तरह सुधीर जी या सारंगी वादक, हारमोनियम वादक जो भी मेरे साथ अकम्पनी कर रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से वो कोशिश करते हैं कि मेरा कार्यक्रम सज जाए। और मेरा फ़र्ज़, क्योंकि कलाकार होने से पहले मैं श्रोता हूँ, अगर मैं सुनना बंद कर दूंगी कि वो क्या कर रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही, ये तो आई विल बी लॉट पुअरर देम, क्योंकि उनके आइडियाज़ से मुझे नए नए आइडियाज़ आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि
कलाकार जो संगत कर रहा है वो कुछ बजाता है और लगता है अरे वाह ये कितना सुंदर बजाया इन्होंने, ये तो हमने नहीं सोचा था, और फिर हम उस आइडिया को लेके बिल्ड करते हैं। उसी तरह वो भी हम मुझे सुनते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी एस्थेटिक क्या है। तो ये एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क में आप तो जानती हैं आज सब लोग आपके साथ हैं, हर व्यक्ति कितना आवश्यक है, उसका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। मैम तानपुरा से ही रियाज करना चाहिए, आजकल वो इलेक्ट्रिकल तानपुरा आ रहा है कि वो सब दोनों सेम है, या आपको तानपुरा आना बजाना भी चाहिए कि बजाए तो कैसा? और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि तबला, क्योंकि वो ताल है, किसी भी गाने के लिए ताल जरूर, तो क्या तबला भी आपका नॉलेज में होना चाहिए कि तबला बजाना आए बेसिक? तानपुरा तो बिल्कुल हम लोग सबको सिखाया गया, और तानपुरा केवल बजाना नहीं पर मिलाना। और आप तो जानती हैं क्योंकि आप म्यूज़िक सीख भी रही हैं कि तानपुरा मिलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। तानपुरे को मिलाने की भी तालीम हमें दी जाती है, बजाने की भी तालीम दी जाती है, और हम सब मतलब आज भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बजाऊंगी और गाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बजा सकती। वो होता क्या है कि माइक्रोफोन पे तानपुरे का साउंड भी आता है, और उसको कई बार अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो माइक पे आ रहा है कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम समयबद्ध है, जैसे कल रेडियो का कार्यक्रम था तो 1 घंटे का समय था, अब हो सकता है कि लाइट्स आए, एसी आए, उन सब की वजह से, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, पीछे से एसी आ रहा है, तो हो सकता है तानपुरा उसकी ट्यूनिंग बदल जाए। तो अगर मैं 1 घंटे के कार्यक्रम में 20-25 मिनट तानपुरा बार बार मिलाती रहूं तो श्रोताओं को भी नहीं पसंद आएगा। इसलिए कन्वीनियंस के तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा भी रखते हैं। और क्लास में जैसे मैंने बताया कि 45 मिनट का क्लास होता है, उसमें भी कन्वीनियंस के लिए हम वो यूज़ करते हैं। मतलब सेम ही है कि मतलब उस पर रियाज किया और उस पर नहीं, रियाज किया? आपको रियाज सेम नहीं है। ये कन्वीनियंट है और बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, लेकिन अकूस्टिक तानपुरा ट्यून करने की और बजाने की आदत हर विद्यार्थी को होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट तबला? तबला भी हमारे जितने कोर्सेज हैं संगीत के, उसमें आप देखेंगे कि एक बेसिक तालीम के बाद ये रिकमेंडेड है कि आपको बेसिक ताल ठेके, ज़्यादा कुछ नहीं, ताल आपको बजाने आने चाहिए तबले पे। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मैंने स्वयं देखा है, बल्कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जो परंपरा है उसमें उन्होंने ये तालीम दी लोगों को कि एक ही व्यक्ति एक हाथ से तानपुरा बजाए और बायां डगे पे वो ताल भी रखे। एक बहुत अच्छी कलाकार हमारी, दुर्भाग्यवश हमने उनको बहुत जल्दी खो दिया, श्रीमती वीणा सहस्रबुद्धे, उनको मैंने देखा ऐसे करते हुए, और भी लोगों को मैं जानती हूँ जो ये ऐसा करते हैं। अच्छा। तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, एंड थोड़ी बहुत समझ और बजाने की आदत, हारमोनियम भी और तबला भी, ये कोर्सेज में भी लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं लोग एक्चुअली वो कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सिलेबस होता है, उसे पूरा करने की जल्दी होती है, तो बट इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। मैम कितना टाइम, एक तो इतने सारे सवाल अंदर गुड़गुड़ हो रहे हैं ना मेरे कि एक तो ये बताएं आप कि मुझे कितना देर आप रियाज करते हैं, आइडियली किसको कितना देर करना चाहिए, कितने टाइम बाद ये लगने लगता है कि हाँ हम स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यू नो लाइक इन टर्म्स ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ आवर्स कोई रियाज कर रहा है, कितनी तैयारी, कब समझ में आएगा कि हाँ हम उस थोड़ा ये तैयार है कि अब हम स्टेज पर कर सकते हैं? देखिए, ट्रेडिशन में तो ये है कि जब गुरु आपको इजाज़त देता है मंच पर जाने की, और वो इजाज़त भी ब्लैंकेट इजाज़त नहीं होती है कि बस ठीक है अब जो चाहो कर लो। पहले गुरुजी मुझे क्या करते थे, हम कार्यक्रम सुनने जाते थे, गुरुजी सामने बैठते थे इलाहाबाद में, हम सब कतार में पीछे बैठे रहते थे, एंड ही वुड टर्न अराउंड लाइक दिस एंड से ए तुम, ही वुड पॉइंट टू एनीवन, चलो तानपुरे पे बैठ जाओ, किसी भी कलाकार के साथ। और कभी कभी वो ये भी कह देते थे कि कलाकार से कि भाई इससे थोड़ी आवाज़ लगवा लीजिए। अब हमें नहीं पता वो क्या गाने वाले हैं, कौन सा राग गाने वाले हैं, कौन सी बंदिश, बट दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो उन्होंने ये इजाज़त दी कि हम मंच पे बैठ के तानपुरा बजा सकते हैं किसी के साथ, और थोड़ा बहुत आहू कर लेते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा भाई फला कार्यक्रम हो रहा है,
10 मिनट तुम ये गाओगी, और वो तैयार करके भेजा। इसका ये मतलब नहीं कि अब इसके बाद मुझे खुली छूट है कि मैं कहीं भी कुछ भी गाऊं। धीमे धीमे जिस तरह माँ पिता आपको चलना सिखाते हैं, कभी कभी उंगली पकड़ते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं, आप गिर भी जाते हैं, वैसे ही गुरु भी करते हैं। तो इसमें प्रोटोकॉल ये है कि जब तक इजाज़त न दी जाए तब तक आप ये काम नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि शिष्य और गुरु के में मनमुटाव हो जाता है कि भाई ये तो अपने को बहुत समझ रही है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमको ये इस तरह से मंच पे बिठाया गया। गुरुजी मुझे नवोदित कलाकारों के प्रोग्राम में ले जाते थे, और आपको बताऊं कि पहले जब मैंने 2-3 पहले कार्यक्रम किए ऐसे यंग आर्टिस्ट के लिए, मस्ट हैव बीन अराउंड आई वुड से मे बी इन द अर्ली 80s। उस समय मेरे माँ और पिताजी में से एक मेरे साथ जाता था और गुरुजी भी मेरे साथ जाते थे, और कई बार मेरे साथ हारमोनियम पे भी संगत करते थे। तो मुझे लगता था कि एक मुझे सहारा मिलता था कि वो मेरे साथ हैं। So true. है ना, इट यूज्ड टू फील अ लिटिल कंफर्टेबल। देन उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब ये भी डिसाइड करते थे कि कौन सा राग पहले गाओगे, कौन सा बाद में गाओगे। फिर धीमे धीमे मैंने वो डिसीजन अपने आप लेना शुरू किया। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 5 साल सीखेंगे तो आप बस रेडी हैं। आप 10 साल गाएंगे तभी आपका हो जाएगा। आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस उम्र में शुरू कर रही हैं। बहुत लोग समझते हैं कि जैसे बच्चों को सिखाया जाए तो 5-6 साल की उम्र में भेज देते हैं। अच्छा लग रहा है देखिए चिड़ियों का। तो सोचते हैं कि बच्चों को 5-6 साल की उम्र में भेज दिया जाए गाना सिखाने के लिए। बच्चे को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। हर बार जब गुरुजी आते हैं या उनके पास जाना होता है, पेट में दर्द होता है, कुछ होमवर्क होता है, कुछ होता है, नहीं जाना चाहते हैं। माँ पिताजी या दादा दादी नाना नानी कोई भेजते हैं। बहुत सारे ऐसे अडल्ट्स हैं जो आते हैं जबकि वो बिल्कुल अडल्ट होके आते हैं, देखिए इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन होता है उनमें कि नहीं मुझे सीखना है। तो वो एक अलग मोटिवेशन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बचपन में सिखाई जाती हैं, आप वो जानते ही नहीं हैं। तो लर्निंग प्रोसेस क्राउडेड हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन अच्छा होता है इसलिए सीख सकते हैं। तो वो हेड स्टार्ट का कुछ असर पड़ता है? हेड स्टार्ट का तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि संस्कार पड़ जाते हैं ना आपको। जो काम आपने 5-6 साल की उम्र में जो पलटे लगाए हैं आपने, वो अगर आप देर में करेंगे तो उतने यू लॉस्ट दोज मेनी इयर्स। बेशक आप बेमन से करते हो, लेकिन करते तो थे, है ना? Just like ABCD. Yes, exactly. Now you don't think of the grammar. You are using grammar very easily without really thinking about it. तो मतलब जैसे रियली अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आई स्टार्टेड तो इतना लेट, आई जस्ट वांट टू मेंशन आल्सो क्या है, बट देन आई फील कि नहीं वो सीखना है, मतलब आई थिंक इट्स वंडरफुल। बहुत ही अच्छा है जो आपने ये दृढ़ निश्चय लिया है। थैंक यू मैम। अच्छा, जैसे उसमें क्या आपका वॉइस ऐसा बन जाता है या इट बिकम स्टिफ, या बहुत मुश्किल है लेटर एज पे उसको उस तरह से मोल्ड करना? यू नो देयर आर नो स्टैंडर्ड थिंग्स दैट आई कैन से। हर आवाज़ अपनी अलग होती है। ये कहना मुश्किल होता है कि अब स्टिफ हो गई है या अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजेज है, वो करेंगी तो हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो जो कच्चापन जो लगता है वो कभी मतलब ऐसे कितना क्या करने में वो एक रियाजी आवाज़ लगने लगी? आप सोचेंगे कि मैं कंजूसी कर रही हूँ। कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये यूं ही कुछ कह देना सही नहीं होगा। आपके जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, वो बेस्ट आपको जानते हैं और आपकी आवाज़ को वो आपको बता सकते हैं। मैं यूं ही कहूँ कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज लिखवाती हूँ, आप करिए, बात नहीं बनेगी। वो जब तक गाइडेंस में ना हो, क्योंकि योर गुरु विल नो कि आपकी आवाज़ में खूबियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, कहाँ आपको आगे काम करना है, सुधार लाना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। डोंट आस्क। देखिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो गाना हो, हमारे देश में कमेंट करने वाले लोग बहुत होते हैं। सब आपको बताएंगे ये शहद में ज़रा ये मिला के आप लीजिए, बस ठीक हो जाएगा सब मामला, है ना, या ये सौंफ डाल के ये करिए तो ये हो जाएगा। सब में कुछ ना कुछ सत्य ज़रूर होता होगा, लेकिन
आपको आपका जो गुरु है वही सबसे सही बताएगा। तो मैम ऐसा कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कुछ होता है कि खाने पीने का या आप विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं ठंडा पानी नहीं पीना है या दही नहीं खाना है या कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्रूट्स नहीं खाने हैं, ऐसा है क्या? एलर्जीज़ हो सकती हैं लोगों को, तो अगर वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लें तो ऑब्वियसली उनको आपने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये अगेन हर आवाज़ अलग होती है, कुछ बड़ी पुख्ता आवाज़ें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि शुभा जी आप तो अचार नहीं लेंगे ना? मुझे अचार बेहद पसंद है और मुझे कुछ होता भी नहीं है। अच्छा। या मुझे कहेंगे कि सॉरी आप, हमने आइसक्रीम मंगवाई है लेकिन आप तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे ना, और मुझे आइसक्रीम से भी कुछ नहीं होता है। अच्छा। तो आई थिंक कि these are अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके शरीर में क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सबकी अलग होती हैं। आई थिंक और ज़्यादा कॉन्शियस होकर जब हम बहुत सारा परहेज़ करने लगते हैं और उसके बाद एक आध बार कभी खा दो तो ज़रूर ऐसा हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं तो आई थिंक कुछ होता नहीं है। आई मीन अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में लोग बड़ा सुंदर सा दीप लगाते हैं और उसे प्रज्वलित करते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है और उसमें से धुआं निकलता है। हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि उससे वो गले में लगता है। लेकिन अब अगर आप कहें कि दीप मत प्रज्वलित कीजिए, उनकी परंपरा है वैसी, तो उनको बुरा लगता है। तो अब कोशिश मैं ये करती हूँ कि देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा हो जाए। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका एक चैलेंज समझ के उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैम वॉइस अपना क्या ऐसे चेंज होता रहता है या हमें अपना ओरिजिनल वॉइस की हमें कौन सा वॉइस में गाना, बिकॉज इट हैपन्स सो कि किसी का गाना गाया तो वी वांट टू मिमिक दैट सिंगर, या जैसे जब मैं अगर आपको तय भी करूँगी, सोचूंगी भी, तो मैं सोचूंगी मैं आपके जैसा गाऊँ, या तो कैसे हमें अपना वॉइस कैसे पहचानना है और डज इट कीप ऑन चेंजिंग रियाज के बाद, यू नो? एक हर आवाज़ की अपनी एक रेंज होती है और उस रेंज को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी नेचुरली होती हैं जो बहुत ऊपर आराम से चली जाती हैं, नीचे नहीं जाती, नीचे ठस हो जाती हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो नीचे बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ऊपर श्रिल लगने लगती हैं। इसलिए आप ही अपने लिए, आप गुरु की बताई हुई तरकीब तो आपने ज़रूर अपनानी चाहिए। एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द क्राफ्ट एंड द टेक्निक। आर्ट बाद में आता है। पहले तो आपको जो टेक्निक है वो समझनी पड़ेगी, देन यू आर एबल टू ट्रांसेंड एंड होप दैट यू विल रीच द लेवल ऑफ आर्ट। तो कॉन्स्टेंटली अपने को सुनना ज़रूरी है। ये सोचना कि रियाज अब क्या करना, तो ऐसा नहीं चलता, करना ही पड़ता है। और वो कोई अंडर ड्यूरेस नहीं करना चाहिए। मतलब कोई आपका गला घोंट के आपको कहे कि नहीं अगर आज ये नहीं करोगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये अपने आप ही एक इच्छा होने लगती है। अगर ना करें तो कुछ अजीब लगता है। तो मम्मी गॉड गिफ्ट रहेगा तभी आएगा कि नहीं, जिसको बिल्कुल सुर लय ताल का ज्ञान नहीं है उसको भी सिखा सकते हैं, कैसा? दोनों चीज़ें संभव हैं। अच्छा। दोनों चीज़ें संभव है। जो जिसको गिफ्ट है वो, ऐसा कई बार होता है कि एक पॉइंट तक वो बहुत अच्छा करते हैं और फिर फिजल आउट कर जाते हैं। मैंने ऐसे कई चाइल्ड प्रोडिजीज देखे हैं जो जब आप उनको सुनिए 6-7 साल की उम्र में, तो लगता है ईश्वर ने क्या दिया है इनको। एंड इट्स रियली, आई मीन बहुत सारे बच्चे मेरे पास माँ पिताजी लेके आते हैं उनके, और मैं सोचती रहती हूँ, उनको दंग रह जाती हूँ देख के कि क्या गला है, क्या क्विक ग्रास्प है। और कुछ वर्ष बाद वो गायब हो जाता है। कुछ ऐसे चाइल्ड प्रोडिजीज हैं जिन्होंने जीवन भर, जितने जो आजीवन वो उनमें वो बात रही। आप ही के स्टेट के पंडित कुमार गंधर्व जी, वो चाइल्ड प्रोडिजी थे। आजीवन उनका संगीत ऐसा रहा कि बस कितने लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं उनके जाने के बाद। मतलब एक उनकी पुत्री ने एक कलेक्शन निकाला था, कालजयी कुमार गंधर्व, वास्तव में कालजयी। तो वैसे लोग
चाइल्ड प्रोडिजी से स्टार्ट किया उन्होंने, और देखिए कितने लोगों मैम को। आपने भी उनसे जी, मैंने थोड़े सीखा दिन हुआ सीखा है। उनसे जी। मैम वो उनका एक अलग स्टाइल था, खासकर निर्गुण भजन का, तो क्या आप उनको फॉलो करते हैं? बिल्कुल मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने उनका जो प्रस्तुति का तरीका है निर्गुण भजन का, मैं बहुत मतलब पूरी तरह से प्रभावित हूँ उससे। तो मतलब उनको आप अभी फॉलो करते हैं, गाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ओके मैम, जो आजकल इतने रियलिटी शोज चल रहे हैं उसमें जो बच्चे आते हैं तो उनका फ्यूचर आपको कैसा दिखता है? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इन रियलिटी शोज़ में दूर दूर गांव वगैरह में जाके वो बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड बच्चों को खोज के लाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये इस बात का अंदाज़ नहीं है कि उनकी सांगीतिक प्रगति के लिए क्या होता है। मुझे पता चला है कि जो कॉन्टेस्ट के विनर्स होते हैं उनकी माली हालत भी अच्छी हो जाती है, कमा भी सकते हैं संगीत द्वारा, लेकिन आगे चल के क्या होता है ये नहीं पता। तो ऐसे कुछ टैलेंट कॉन्टेस्ट से उभरे हुए लोग तो हमारे देश में हैं जो दे आर आइकॉनिक सिंगर्स टुडे, चाहे वो श्रेया घोषाल हों या सुनिधि चौहान हों। लेकिन हर कॉन्टेस्ट विनर श्रेया घोषाल नहीं बन पाता, हर कॉन्टेस्ट विनर सुनिधि चौहान नहीं बन पाता। तो आई एम नॉट टू श्योर, मेरा तजुर्बा ज़्यादा नहीं है, एंड मुझे ऐसा लगता है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली विदाउट एनी डेटा, दैट उनको आगे क्या सीखने के अवसर मिलते हैं, उनकी करियर चार्ट क्या होती है, उनका प्रोफेशनल उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, मुझे पता नहीं। मैम जैसे आर्ट फॉर्म में जो मैं देखती हूँ बीइंग इन कल्चर डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ दिखते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो एंड लाइक लैक्स में पेमेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ी रोटी के लिए भी मारा मारी करनी पड़ती है। तो ये एक्सट्रीमिटीज़ क्यों है और क्या फ़र्क, मतलब कैसे इसको ख़त्म करें? बिकॉज नॉलेज या ज्ञान उनको भी बहुत है, जो मतलब जो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं उनको भी ज्ञान बहुत है, या वो भी बहुत अच्छा गाते हैं या बजाते हैं। तो ये एक्सट्रीमिटीज़ क्यों है? मधु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है इसको सुलझाने में आप जैसे लोगों की मदद चाहिएगी जो इन सब विभागों में काम करते हैं। अगर हमारी सरकार एक मिनिमम वेज डेली वेजेस के तौर पे इस्टेब्लिश कर सकता है कि जिसमें कि कोई भी काम किया जाए इससे कम आपको नहीं मिलेगा, तो क्या ये संगीत में नहीं हो सकता? और संगीत के क्षेत्र में जो सरकारी संस्थाएं हैं जो कार्यक्रम हर वर्ष वो प्रस्तुत करते हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं कि वो जो उनकी फ़ीस का स्ट्रक्चर है उसे फिर से एक बार रिवाइज करें? आज के दौर में जब इतनी महंगाई है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और भी चीज़ें हैं जो केवल फीस से नहीं जुड़ी हैं। आप इस विभाग में काम करती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपने कभी इंश्योरेंस लिए हर कार्यक्रम के लिए? या ज़रूरी है? देखिए, मान लीजिए एक कार्यक्रम में जो एक ऑडिटोरियम में हो रहा है उसमें आग लग जाए और आपके जो कलाकार आए हैं, भगवान ना करे वो ज़ख्मी हो या उससे भी बदतर कोई चीज़ हो, मुझे तो लगता है एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये नियम क्यों नहीं बना है? और कलाकार ये नियम नहीं बनवा सकता, है ना? क्योंकि मैं जब मंच पे जाती हूँ, ऐसा आपको बताती हूँ, बहुत आपको, क्योंकि आप मंच पे गा भी नहीं हैं, आपको ये बात 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। जो स्टेज बनता है ना, कल बहुत अच्छा स्टेज बना था। कई बार ऐसा होता है कि पंडाल जहाँ लगता है, टेंट वाले जो होते हैं ना, उनसे टेबल मंगाई जाती है, उस टेबल को खड़ा करके जोड़ के वो बना दिया जाता है। एक थोड़ा नीचे होता है, एक थोड़ा ऊपर होता है, खटर पटर भी हो रहा होता है उसमें, कभी कभी बहुत बार हो चुका है। जो सीढ़ी बनती है ना स्टेज पे चढ़ने की, वो भी डगमग डोले। अब उसमें हम बैठे और कुछ हुआ तो आप मतलब फ्रैक्चर तो पक्का लिखा हुआ है। कि कितनी बार ऐसा है कि आप माइक टच कीजिए उसको अपने पास लाने के लिए, तो उसमें आपको हल्का सा करंट आता है।
अब ये सब चीज़ें कौन करेगा? ये पॉलिसी तो आप लोग ही बना सकते हैं। तो ये फी स्ट्रक्चर और ये दोनों चीज़ें, मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब मुझे पता चलता है कि कोई कहता है मुझसे फला फला कलाकार ने, उन्होंने तो करोड़ों में पैसे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसी को तो मिले करोड़ों पैसे, लेकिन मुझे, क्योंकि आप आर्ट को इस तरह से नहीं उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते। इतना तो नहीं कि 100 ग्राम ख्याल गाएंगे आप और 50 ग्राम ठुमरी गाएंगे तो उसका भाव ये है। तो लेकिन एक बेसिक फॉर अ डिसेंट लाइवलीहुड ये तो हम कर सकते हैं ना पॉलिसी के तौर पे, और मुझे लगता है ये अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। मैम मैं इसमें बिल्कुल इनिशिएट करने की पूरी कोशिश करूंगी एंड आई थिंक ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है एंड डिपार्टमेंट मस्ट थिंक ओवर दिस, और मैं इसको बिल्कुल इनिशिएट जरूर करूंगी सो दैट माय हायर अथॉरिटीज। I don't mean to do it as a criticism. I just mean to draw your attention. यस ऑफ कोर्स मैम, और आपसे वो आया है तो वाकई में उस पे तो अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल हम उसमें करेंगे। और मैम दूसरा मैं ये जानना चाह रही थी कि कहीं आपको ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम दिस कि कुछ एक जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग रहती है किसी आर्टिस्ट के पीछे, मे बी पॉलिटिकल या अदरवाइज, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्या टू अपग्रेड नॉट सो टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑल्सो? देखिए ये सारी जो शिकायतें हैं ना, ये बहुत लोग करते हैं, पर मैं एक थोड़ी सी, शायद मुझ में थोड़ा ये पागलपन है। मुझे लगता है कि आप बेशक कुछ भी कर लो, अगर आप में हुनर है ना तो कहीं ना कहीं से दिखाई देगा। तो मुझे लगता है इन सब बातों पे ज़्यादा, अगर है किसी के पास बैकिंग तो आपको कौन रोक रहा है, आप भी ढूंढ लीजिए बैकिंग, लेकिन उसमें समय ना बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। काम कीजिए, घर जाके रियाज करिए। सच बात है। तो मुझे लगता है ये, देखिए शिकायतें होती रहती हैं, फला फला इनको जानते हैं, फला फला उनको जानते हैं, और निस्संदेह कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा कभी किसी ने उठाया होगा। तो क्या हुआ, उठाने दीजिए। आपको अगर वही काम, वही रास्ता देखना है तो आप भी वो रास्ता अपनाइए, और अगर आपको नहीं रास्ता वो अपनाना है तो घर जाइए, मस्त दोनों तानपुरे लगाइए और बैठ के बीच में गाना गाइए, आनंद लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस ही आपको पसंद करने वाली है। कौन आपको सम्मान देता है? वही प्रेम तो आपको श्रोता ही देते हैं ना। सच बात है। अब कहाँ, मैंने 25 साल पहले एक गाना गाया आपके सावन, आपके उम्र के लोग, आपकी छोटे से छोटे उम्र के लोग मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं आप वही हैं जिन्होंने वो गाया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? क्यों शिकायत करूं मैं कि फला मुझे इस फेस्टिवल में 30 साल से नहीं बुलाया तो दूसरे फेस्टिवल्स में बुलाया। और मेरा विश्वास है कि इस देश में टैलेंट कूट कूट के भरा है। अगर मुझे नहीं बुलाया किसी ने तो दूसरे किसी को बुलाया, तो उसमें रोने की क्या बात है? सो ट्रू। मैम एक छोटा सा ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि सर, अनीश सर, आपको इनिशियली जब आप लोग मिले थे तो आपको थोड़ा ज्ञान देते थे कि नहीं थोड़ा ताल में ऐसे गाओ वैसे गाओ? कैसा आप दोनों का ट्यूनिंग म्यूजिकली कैसा है? हम लोग दोनों ही संगीत के विद्यार्थी हैं, और हम दोनों ही कार्यक्रम होता है उसके बाद हम चर्चा करते हैं, और केवल आपस में ही नहीं, अगर सुधीर भी होते हैं तो उनके साथ भी करते हैं, या कोई और हमारे साथ हो तो उनके साथ भी करते हैं कि ये राग में आज मैंने ये इधर उधर ऐसा कुछ दिखाया, ये ठीक लग रहा था। या और कई बार हमारी बहस भी होती है कि नहीं, मुझे लगा ये थोड़ा लंबा हो गया, या थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था, और ये बातें हमारे एक दूसरे के फ़ायदे के लिए हैं। तो कभी हम बहुत खुल के बात करते हैं इसके बारे में, और मैंने उनसे सीखा है बहुत कुछ, अपने बाकी संगतकारों से बहुत कुछ सीखा है, और ये वार्तालाप ना होना तो एक हमारे संगीत के सफ़र में एक कमी हो जाएगी, एक खाली जगह हो जाएगी। तो निस्संदेह हमने बहुत कुछ सीखा है। मैम ऐसा होता है क्या कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिंगर के सामने थोड़ा फेडेड रहता है ऐसा, बिकॉज सिंगर इज द मेन हाईलाइट? हाँ, अगर मेरा कार्यक्रम, हमारी जो परंपरा है उसमें अगर मुझे बुलाया गया है तो मैं बीच में बैठूंगी, दोनों संगत कलाकार साइड में बैठेंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जिसमें सोलोइस्ट, मान लीजिए तबला सोलो हो,
तो तबला बीच में बैठेंगे और उनके साथ जो संगत कर रहे हैं वो साइड में बैठेंगे। अच्छा, जो वोकल्स गा रहे हैं। हाँ, वो भी साइड में बैठेंगे। या अगर सुधीर जी का या किसी हारमोनियम वादक का, सारंगी वादक का सोलो, तो वो सेंटर स्टेज लेंगे और संगत कलाकार इधर उधर बैठेंगे। और मेरी एस्थेटिक ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो क्यों ना मैं भी और श्रोता भी उनका आनंद लें। तो आपने देखा होगा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरी आवाज़ सारे टाइम सुनाई देती रहे। वो जब सोलो बजा रहे हैं तो मैं शांत हूँ और उनके बजाने का आनंद ले रही हूँ। हर कलाकार का अपना अंदाज होता है, ऐसा नहीं कि जो ये नहीं करता है वो गलत है या वो कंजूसी कर रहा है। उनका अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है ऐसी। That majorly happens in classical program. It happens in jazz, it happens in Carnatic music has a special percussion section called Tanyavartanam, where the percussion instruments and where the other accompanying artists actually present an entire small solo segment, which allows them to display their virtuosity. मैम थैंक यू, आपसे Thank you. मुझे बात करके इतना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बैठ के दिन भर बात करूं और सीखूं आप क्या क्या करते हैं दिन भर में, कितना रियाज करते हैं और कैसा क्या करते हैं। एंड इतना आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आपके लिए शुक्रिया। आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आज के शो के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा और बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।